सितंबर 2022 महाराष्ट्र के पालघर में रहने वाले विकास वालकर को अपनी बेटी श्रद्धा वालकर की चिंता हो रही थी, क्योंकि बड़े लंबे टाइम से उनकी ना तो अपनी बेटी से बात हुई थी, ना ही वो उसकी कोई सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर पा रहे थे, जिसके चलते उन्होंने पालघर पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस जांच के बाद जो स्टोरी बाहर निकल कर आई वो दिल दहला देने वाली थी। क्या हुआ था श्रद्धा वालकर के साथ जानने से पहले नमस्ते, मेरा नाम है सोनाली। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्राइम नेटवर्क हिंदी। दिल को दहलाने वाली वारदात के बारे में सबसे पहले बात कर लें। 27 साल की श्रद्धा ने जिस लड़के के प्यार में अपनी फैमिली, अपना शहर, सबको छोड़ दिया, अपने दोस्तों को छोड़ा, उसी प्रेमी ने उसकी सांसों को भी उससे छीन लिया। आज की हमारी कहानी स्टार्ट होती है महाराष्ट्र के पालघर में रहने वाले विकास वालकर और उसकी फैमिली से। विकास वालकर की फैमिली में 4 लोग थे। विकास वालकर की माता, पत्नी, बेटा और बेटी। विकास वालकर 2016 में ही अपनी पत्नी सुमन से अलग हो चुके थे, तो विकास वालकर अपनी मां के साथ रहा करते थे और विकास वालकर का बेटा बेटी अपनी मां के साथ यानी विकास वालकर की पत्नी सुमन के साथ रहा करते थे। अब बात है 2018 की, जब विकास वालकर की 20 साल की बेटी श्रद्धा वालकर ने सोचा कि क्यों ना अब जॉब की जाए, क्योंकि कब तक माँ ही उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करती रहेगी। पालघर एक छोटा शहर था, तो श्रद्धा ने सोचा क्यों ना मुंबई जाकर वहाँ पर जॉब ढूंढी जाए। श्रद्धा के कुछ दोस्त मुंबई में रहा करते थे, तो श्रद्धा ने उनसे बात की और एक दोस्त के थ्रू उसको मुंबई के मलाड में एक कॉल सेंटर में जॉब लग चुकी थी। वो कॉल सेंटर के पास में ही एक कमरा किराए पर लेती है और 2018 में पालघर से मुंबई के मलाड में शिफ्ट हो जाती है। श्रद्धा जिस कॉल सेंटर में जॉब पर लगी थी, वहाँ उसकी मुलाकात आफ्ताब आमीन पूनावाला नाम के एक लड़के से हुई। अब आफ्ताब आमीन पूनावाला उसके लिए कोई नया चेहरा नहीं था। दोनों पहले भी मिल चुके थे एक डेटिंग ऐप के थ्रू, दोनों के नंबर एक्सचेंज हो चुके थे, दोनों एक दूसरे से बात भी किया करते थे। लेकिन श्रद्धा को जॉब ज्वाइन करने से पहले ये नहीं पता था कि आफ्ताब उसी कॉल सेंटर में जॉब करता है। श्रद्धा के लिए मुंबई नया शहर था, वो यहाँ पर सेट होने की कोशिश कर रही थी, धीरे धीरे नए दोस्त बना रही थी। लेकिन जब वो एक फेमिलियर चेहरे से मिली जिसका नाम था आफ्ताब पूनावाला, तो दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। दोनों जब भी फ्री होते थे तो कई घंटों तक कॉल पर बात किया करते थे। दोनों एक दूसरे के साथ घूमने भी जाया करते थे, क्योंकि श्रद्धा को ट्रैवलिंग का बड़ा शौक़ था। दोनों एक दूसरे के साथ बाहर कैफ़े वगैरह भी जाया करते थे। श्रद्धा को इस कॉल सेंटर में जॉब करते हुए 8 से 9 महीने हो चुके थे और इस दौरान आफ्ताब और श्रद्धा की दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। एक दिन आफ्ताब ने श्रद्धा से कहा कि तुम्हें पता है कि मुंबई बड़ा ही महंगा शहर है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ में हैं, तो क्यों ना लिव इन रिलेशनशिप में रहा जाए, इससे दोनों का खर्च भी बच जाएगा। श्रद्धा को उस टाइम पर ये ऑफ़र अच्छी लगी और दोनों ही मुंबई के मलाड में एक कमरा किराए पर लेकर वहाँ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। 2019 में श्रद्धा अपनी माँ से मिलने के लिए पालघर गई और वहाँ उसने अपनी माँ से आफ्ताब के बारे में बात की। श्रद्धा ने अपनी माँ सुमन को बताया कि कैसे वो आफ्ताब पूनावाला नाम के एक लड़के से मिली, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और उसने ये तक बताया कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में मुंबई में रह रहे थे। श्रद्धा की माँ इंटर रिलीजन मैरिज के खिलाफ थी, तो वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करती थी। श्रद्धा की माँ सुमन ने अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे दोनों के धर्म अलग है, तुम्हें इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए। चलो अगर एक बार के लिए मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट भी कर लूँ तो हमारा समाज इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा। श्रद्धा जब अपनी माँ की बात नहीं समझ रही थी, तो श्रद्धा की माँ ने श्रद्धा के पिता विकास वालकर को भी कहा कि वो मेरी बात नहीं समझ रही, शायद वो आपकी बात समझ जाए, आप भी उसे समझाने की कोशिश कीजिए। श्रद्धा के पिता विकास वालकर भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो उन्होंने भी श्रद्धा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन श्रद्धा ने उनकी बात भी नहीं समझी। श्रद्धा ने जब देखा कि उसके माता पिता उसके रिश्ते के खिलाफ है, वो उसके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते, उसके प्यार को नहीं समझ पा रहे, तो उसे बड़ा ही गुस्सा आया। उसने अपना सारा बोरिया बिस्तर समेटा और अपने माँ बाप को कहा कि अगर मैं शादी करूँगी तो आफ्ताब से ही करूँगी, वरना आप समझ लीजिएगा कि आपकी कोई बेटी नहीं है। ये कहकर वो वापस से मुंबई चली गई। तो श्रद्धा ने आफ्ताब के लिए यानी कि अपने प्यार के लिए
अपने परिवार तक से लड़ाई कर ली थी। वैसे अगर हम लोग श्रद्धा और आफ़ताब के रिलेशनशिप को देखें तो बाहर से वो बड़ा ही सही रिलेशनशिप लगता था कि दोनों बड़े ही लविंग कपल है, लेकिन उनके अंदर बड़े ही प्रॉब्लम चल रही थी। कहते हैं कि जब से वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे, तब से दोनों के बीच में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। श्रद्धा के दोस्तों का कहना था कि श्रद्धा को सोलो ट्रैवलिंग करना बड़ा ही पसंद था, लेकिन जब से वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे तब से श्रद्धा पूरी तरीके से बदल चुकी थी। वो सीधा घर से काम पर जाती थी और काम से सीधा घर पर लौट आती थी और फिर वो अपना पूरा टाइम आफ़ताब के साथ बिताया करती थी। इवन लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद श्रद्धा ही अपने काम पर फोकस किया करती थी और श्रद्धा ही पूरे घर का खर्च उठाया करती थी, जबकि आफ़ताब पूरे दिन घर पर पड़ा रहता था और श्रद्धा के पैसों से नशे करता था। श्रद्धा ने कई बार आफ़ताब को डेटिंग ऐप का यूज़ करते हुए भी पकड़ा था, तो श्रद्धा ने आफ़ताब से पूछा भी था कि तुम डेटिंग ऐप का यूज़ क्यों करते हो, क्योंकि हम दोनों अब लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तब आफ़ताब ने श्रद्धा से कहा था कि तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। जब से हम दोनों डेटिंग ऐप के थ्रू मिले थे तब से ही मेरे फ़ोन में ये सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल है। जबकि श्रद्धा का कहना था कि उसने बीच में एक बार फ़ोन चेंज भी किया था, यानी उसने जब नया फ़ोन लिया था तो उसमें उसने डेटिंग ऐप को इंस्टॉल किया था। श्रद्धा आफ़ताब से शादी करना चाहती थी, लेकिन आफ़ताब हर बार मना कर देता था, तो श्रद्धा को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती थी। इन दोनों में लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि कई बार आफ़ताब ने श्रद्धा को मारा पीटा भी था। आफ़ताब जब भी श्रद्धा से मारपीट करता था या फिर उसके साथ लड़ाई करता था तो बाद में आकर उसे सॉरी कह दिया करता था और श्रद्धा ज़्यादातर टाइम आफ़ताब को माफ़ भी कर दिया करती थी। अब बात है 23 जनवरी 2020 की, जब श्रद्धा की मां सुमन की मृत्यु हो जाती है कोरोना के कारण, जिसकी वजह से श्रद्धा को वापस पालघर जाना पड़ता है। वो पालघर जाकर जो भी सारे रिचुअल थे वो ख़त्म करके वापस मलाड आ जाती है, लेकिन श्रद्धा अपनी माँ से बहुत करीब थी, तो जब उसकी माँ की मृत्यु हुई तो वो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी थी और एक तरीके से वो इमोशनली डिपेंड हो चुकी थी आफ़ताब पर। श्रद्धा की माँ सुमन की जब मृत्यु हुई तो श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने अपनी बेटी को बड़ा ही समझाने की कोशिश की कि तुम्हें इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे लिए मुंबई में क्या ही रखा है, यहाँ पर मैं और तुम्हारा भाई है, तुम यहाँ पर आकर रहो, यहाँ पर कोई काम करो। लेकिन श्रद्धा आफ़ताब को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थी। लेकिन श्रद्धा ने अपने पिता को कहा था कि कई बार आफ़ताब को बड़ा ही गुस्सा आ जाता है और वो श्रद्धा के साथ मार पिटाई भी करता है, लेकिन बाद में आकर वो उसे सॉरी भी कह देता है। श्रद्धा का कहना था कि आफ़ताब दिल का बड़ा ही अच्छा लड़का है, लेकिन अभी उसका टाइम सही नहीं चल रहा, उसे कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा, तो वो पूरा दिन घर में बिताता है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव करता है। वो अपनी गलती को हर बार स्वीकार करता है और फिर उसे आके सॉरी भी कह देता है। लेकिन ऑब्वियस ही बात थी, जब कोई भी पिता ये बात सुनेगा कि उसकी बेटी के साथ कोई लड़का मारपीट करता है तो उसे बुरा लगेगा। तो विकास वालकर को भी इस बात का बड़ा ही बुरा लगा था। उसने अपनी बेटी को कहा कि अगर वो तुम्हारे साथ मार पिटाई करता है फिर तो तुम्हें उसे छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन श्रद्धा ने अपने पिता की बात नहीं समझी। श्रद्धा की अपने पिता के साथ सिर्फ 3 बार ही फ़ोन पर बात हुई थी। उसके बाद श्रद्धा ने अपने पिता से भी बात करना बंद कर दिया था। श्रद्धा के पिता श्रद्धा को कई बार कॉल करते थे, लेकिन श्रद्धा अपने पिता का कॉल नहीं उठाती थी। तो श्रद्धा के पिता श्रद्धा के जो फ्रेंड्स थे उनसे बात कर लिया करते थे और उनसे पूछ लिया करते थे कि श्रद्धा कैसी है, कहाँ पर है, क्या कर रही है वगैरह। इवन श्रद्धा का जो भाई था वो श्रद्धा के व्हाट्सएप स्टेटस और सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को चेक कर लिया करता था। उससे उसे पता चल जाता था कि श्रद्धा कैसी है, कहाँ पर है, किसके साथ है वगैरह। अब एक बड़ा ही लंबा टाइम हो चुका था कि श्रद्धा अपने पिता से बात नहीं कर रही थी, तो कब तक एक बाप अपने ही बेटी के बारे में किसी और से पूछेगा। इसलिए फिर श्रद्धा के पिता ने भी श्रद्धा के सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को चेक करना स्टार्ट कर दिया था। उससे ही वो लोग अंदाज़ा लगा लेते थे कि श्रद्धा कहाँ पर है, कैसी है, सही है या नहीं, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ वगैरह। क्योंकि जो श्रद्धा थी वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा करती थी। वो जो कुछ भी करती थी उसकी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया करती थी, तो उसके पिता और भाई उसी पोस्ट को देख लिया करते थे। अब बात है नवंबर 2020 की, जब श्रद्धा ने आफ़ताब के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। हुआ ये था कि आफ़ताब ने श्रद्धा के साथ बहुत ज़्यादा मार पिटाई की थी, जिसकी वजह से उसे बड़ी ही चोट लगी थी और श्रद्धा के जो दोस्त थे उन्होंने श्रद्धा को अस्पताल पहुंचाया था। तो श्रद्धा ने
पुलिस में कंप्लेन कर दी थी और उसने लिखवाया था कंप्लेन में कि आफ्ताब उसे धमकी देता है कि वो उसका गला दबाकर उसे मार देगा और फिर उसकी बॉडी के टुकड़े करके कहीं पर फेंक देगा। लेकिन ये सब होने के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा से माफ़ी मांगी और श्रद्धा से कहा कि वो उससे बहुत ही प्यार करता है और अगर वो उसके साथ नहीं रहेगी तो फिर वो सुसाइड कर लेगा। और यहाँ पर श्रद्धा ने गलती कर दी। श्रद्धा आफ्ताब की बात में आ चुकी थी। उसने आफ्ताब को माफ़ कर दिया, अपनी कंप्लेन वापस ली और वापस से श्रद्धा आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। आफ्ताब की फैमिली मुंबई में ही रहा करती थी। 2021 में आफ्ताब की फैमिली को पता चल चुका था कि आफ्ताब एक हिंदू लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है। तो ये सब जानने के बाद आफ्ताब के घर पर भी बड़ा ही हंगामा हुआ था। आफ्ताब की फैमिली ने भी आफ्ताब को समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा आगे कोई फ्यूचर नहीं है, तुम्हें एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, तुम्हें आज के आज एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए। जब श्रद्धा और आफ्ताब ने देखा कि दोनों की फैमिली उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कहीं दूर जाकर एक नई लाइफ स्टार्ट की जाए। श्रद्धा बड़ी ही खुश हुई, उसे ये आइडिया बड़ा ही अच्छा लगा। श्रद्धा ने अच्छी खासी शेविंग कर रखी थी जिससे वो लोग नई लाइफ स्टार्ट भी कर सकते थे। तो उन्होंने अपने दोस्तों से बात की। एक दोस्त ने उन्हें सजेस्ट किया कि क्यों ना तुम लोग दिल्ली चले जाओ, वहाँ तुम्हें एक अच्छी IT जॉब मिल जाएगी और वहाँ तुम लोग एक अच्छी नई लाइफ भी स्टार्ट कर सकते हो। तो श्रद्धा और आफ्ताब को ये आइडिया अच्छा लगा। दोनों ने दिल्ली जाने की सोची, लेकिन दिल्ली जाने से पहले 6 मई 2022 को दोनों घूमने के लिए हिमाचल जाते हैं और वहाँ से वो लोग 8 मई 2022 को दिल्ली की ट्रेन पकड़ते हैं। 9 मई को वो लोग दिल्ली पहुँच जाते हैं। 1-2 दिन वो लोग पहाड़गंज की एक होटल में बिताते हैं और फिर वो लोग वहाँ से छतरपुर निकल जाते हैं, क्योंकि छतरपुर में श्रद्धा और आफ्ताब का एक म्यूचुअल फ्रेंड रहा करता था। उससे मिलने के बाद वो लोग उसे सारी चीज़ें बताते हैं कि कैसे दोनों प्यार करते थे, लेकिन उनके घर वाले उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो वो लोग यहाँ पर एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो श्रद्धा और आफ्ताब का दोस्त कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें एक नया कमरा किराए पर दिला दूँगा, वहाँ पर तुम लोग एक अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हो। तो आफ्ताब और श्रद्धा का जो दोस्त था वो उन्हें छतरपुर में एक कमरा दिलाता है रेंट पर, जो बड़ा तो नहीं था लेकिन अच्छा था एक नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए। दिल्ली आने के बाद भी श्रद्धा अपने सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। वो सोशल मीडिया पर कई सारी प्लेस के बारे में अपडेट किया करती थी, जिसे देखकर श्रद्धा के पिता और भाई को बड़ा ही अजीब लगता था, क्योंकि ये जो सारी पोस्ट में जो प्लेसेस दिखाई जा रही थी वो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। तो उन्हें पता नहीं लग रहा था कि श्रद्धा कहाँ पर गई है और वो वहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन श्रद्धा के पिता और भाई को सिर्फ इतना था कि श्रद्धा कहीं पर भी रहे लेकिन खुश रहे, और श्रद्धा की अगर पोस्ट आ रही है मतलब कि वो सही सलामत है। अब मई में ही एक दिन ऐसा आया कि श्रद्धा अपने सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट अपलोड नहीं कर रही थी। श्रद्धा के पिता और भाई श्रद्धा के सोशल मीडिया पर नज़र गड़ाए बैठे थे कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वो कुछ ना कुछ तो अपलोड करेगी, लेकिन उनका इंतज़ार बढ़ता ही जा रहा था। दिन हफ्ते बन चुके थे और हफ्ते कई सारे महीने बन चुके थे, लेकिन श्रद्धा की कोई भी अपडेट नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने कई बार श्रद्धा को कॉल करने की भी कोशिश की, लेकिन श्रद्धा का कॉल भी नहीं लग पा रहा था। एक दिन श्रद्धा के दोस्त का श्रद्धा के भाई को कॉल आता है और वो श्रद्धा के भाई से पूछता है कि आपको पता है कि श्रद्धा कहाँ पर है, क्योंकि मैं कई दिनों से उसे कॉल कर रहा हूँ लेकिन उसका कॉल नहीं लग पा रहा। अगर उसने कोई नंबर चेंज किया है तो क्या आप मुझे उसका नया नंबर दे सकते हैं। तो श्रद्धा का भाई उसे क्या ही बताता। श्रद्धा के भाई ने बताया कि मैं खुद भी कई बार उसका कॉल लगा चुका हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि श्रद्धा कहाँ पर है। अगर उसने नया नंबर लिया है तो मुझे भी उसका इंतज़ार है कि उसका नया नंबर मुझे मिल जाए। तो श्रद्धा के दोस्त ने बताया कि कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ क्या सीन है, श्रद्धा कहाँ पर है, अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद श्रद्धा के पिता और भाई ने श्रद्धा के कई सारे दोस्तों से बात की, लेकिन किसी को भी श्रद्धा और आफ्ताब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन श्रद्धा के कई सारे दोस्तों से बात करने के बाद श्रद्धा के पिता को ये पता चल चुका था कि आफ्ताब और श्रद्धा मई में दिल्ली के छतरपुर नाम के इलाके में शिफ्ट हो चुके हैं और वो लोग वहीं पर जॉब भी कर रहे थे। आखिरकार जब कोई भी क्लू नहीं मिल पा रहा था तो श्रद्धा के पिता और भाई ने महाराष्ट्र के पालघर पुलिस स्टेशन में श्रद्धा की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। पालघर पुलिस स्टेशन से उन्हें ये बताया गया कि श्रद्धा की लाश लोकेशन दिल्ली की है और जिस इलाके की है वो इलाका दिल्ली के छतरपुर के मेहरौली पुलिस स्टेशन के अंडर आता है।
तो हमें ये रिपोर्ट महरौली पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। तो इस रिपोर्ट को महरौली पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र किया गया, जिसमें भी बड़ा लंबा टाइम लग चुका था। ये जो रिपोर्ट थी वो लिखवाई गई थी सितंबर 2022 में, लेकिन उसे महरौली पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र होते होते नवंबर स्टार्टिंग आ चुका था। तो महरौली पुलिस स्टेशन को जब रिपोर्ट मिल चुकी थी तो अब टाइम था उस पर कुछ एक्शन लेने का। पुलिस वालों ने सबसे पहले श्रद्धा के पिता और भाई को छतरपुर बुला लिया। पुलिस वालों ने श्रद्धा के पिता से आफ्ताब का नंबर लिया और उसे सर्विलेंस पे डाला। आफ्ताब का नंबर ऑन आ रहा था तो पुलिस वालों को आफ्ताब की लोकेशन मिल चुकी थी। पुलिस वाले तुरंत ही आफ्ताब की लोकेशन पर पहुंचे जहां पर वो रहता था। तो वो एक बिल्डिंग में रह रहा था और उस बिल्डिंग में बहुत सारे घर थे। सबसे पहले तो ग्राउंड फ्लोर पर एक घर का दरवाज़ा पुलिस वालों ने खटखटाया। वहां से एक आदमी बाहर निकला। पुलिस वालों ने उसे पूछा कि आफ्ताब कहाँ पर रहता है, तो उसने बोला कि वो पहले फ्लोर पर रहता है। तो पुलिस वाले पहले माले पर गए और वहाँ पर एक दरवाज़ा खटखटाया और उस दिन आफ्ताब घर पर ही था। तो आफ्ताब ने दरवाज़ा खोला, लेकिन आफ्ताब पुलिस वालों को देखकर बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ था, जैसे कि उसे पहले से पता हो कि पुलिस वाले उसके घर पर आने ही वाले थे। पुलिस वालों ने आफ्ताब से सवाल करने स्टार्ट कर दिए। बहुत ही शांति से आफ्ताब सारे सवालों के जवाब दे रहा था। पुलिस वालों ने आफ्ताब से पूछा कि तुम्हारे साथ एक लड़की रहा करती थी श्रद्धा, वो कहाँ पर है? तो आफ्ताब ने पुलिस वालों को कहा कि श्रद्धा तो 16 मई को ही मुझे छोड़कर वापस मुंबई जा चुकी है। उसने जाते वक्त मुझे कहा था कि मैं मुंबई जा रही हूँ और तुम मुझे कांटेक्ट मत करना, लेकिन मैंने उसके बाद भी उसे कई बार कांटेक्ट किया था, लेकिन उसका कॉल नहीं लग पा रहा था। और मैं भी यहाँ पर काम धंधा करता हूँ तो मैं अब उसके पीछे नहीं भाग सकता था, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पुलिस वालों ने आफ्ताब का फ़ोन चेक किया तो पुलिस वालों ने देखा कि आफ्ताब ने 16 मई के बाद कभी भी श्रद्धा को कॉल करने की कोशिश नहीं की थी। तो पुलिस वालों को आफ्ताब पर शक हुआ। उन लोगों ने आफ्ताब को पकड़ा और फिर पुलिस स्टेशन ले गए, जहां पर उसके साथ पूछताछ की जाने वाली थी। तो आफ्ताब की अच्छे से खातिरदारी करने के बाद जो स्टोरी आफ्ताब ने बताई वो सबका दिल दहलाने वाली थी। तो क्या हुआ था श्रद्धा वालकर के साथ? आफ्ताब ने पुलिस वालों को बताया कि 8 मई को दोनों निकले थे दिल्ली के लिए। 9 मई को दोनों दिल्ली पहुंच चुके थे। एक दिन उन लोगों ने पहाड़गंज की होटल में गुजारी। 10 दिन को वो लोग अपने फ्रेंड से मिले, जिसने उन्हें एक कमरा किराए पर दिलाया। उस कमरे पर शिफ्ट हुए उन्हें 2-3 दिन ही हुए थे, लेकिन दोनों के बीच में लड़ाई होनी स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि श्रद्धा बार बार आफ्ताब से कहे जा रही थी कि क्यों ना हम दोनों शादी कर ले, ताकि हमारा जो ये 3-4 साल का रिलेशनशिप है उसे पति पत्नी का नाम मिल जाएगा। लेकिन आफ्ताब श्रद्धा से शादी करने के लिए रेडी नहीं था। उसने श्रद्धा से कहा कि हमारा रिलेशनशिप सही तो चल रहा है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो फिर शादी करने की क्या ज़रूरत है। इससे श्रद्धा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, उसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती थी और दोनों के बीच में लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती थी। अब बात है 16 मई 2022 की, जब शाम के टाइम पर दोनों ने खाना खाया और फिर दोनों के बीच में वापस से शादी की बात स्टार्ट हो चुकी थी। दोनों के बीच में लड़ाई होनी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन इस बार जो लड़ाई थी वो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुकी थी। इस बार आफ्ताब ने श्रद्धा को ज़मीन पर गिराया और उस पर बैठ गया और फिर उसका गला दबाने लगा, और उसने उसका गला तब तक दबाया जब तक वो मर नहीं गई, यानी कि जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो गई। तो श्रद्धा इस दुनिया को छोड़कर 16 मई को ही जा चुकी थी। इसके बाद आफ्ताब को कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसने क्या कर दिया। वो बहुत ही रिलैक्स था, मे बी उसे पता नहीं चल रहा था कि वो इस सब से अब बाहर कैसे निकलेगा। तो आफ्ताब उस दिन कुछ भी नहीं करता, वो श्रद्धा की बॉडी के साइड में ही बैठा रहता है और श्रद्धा को देखते रहता है, और कुछ देर बाद वो बाजू के कमरे में जाकर सो जाता है। दूसरे दिन जब वो उठा तब तक उसके दिमाग में एक प्लान आ चुका था श्रद्धा की बॉडी को ठिकाने लगाने का। तो वो सुबह खाना वगैरह खाता है, चाय वगैरह पीता है। उस दिन दोपहर के टाइम पर आफ्ताब मार्केट के लिए निकल जाता है। वहाँ वो एक शॉप से एक बड़ा सा 300 लीटर का रेफ्रिजरेटर खरीदता है। दूसरी शॉप पर जाकर वो वहाँ से आरी और कुछ पॉलीथीन बैग खरीदता है। तीसरी शॉप पर जाकर एक बैग खरीदता है। चौथी शॉप पर जाकर वो कई सारे केमिकल खरीदता है, और फिर ये सब खरीदने के बाद वो वापस से घर पर लौट कर आ जाता है। घर पर आने के बाद आफ्ताब श्रद्धा की बॉडी को खींच के
बाथरूम में लेकर जाता है और उसने जो आरी खरीदी थी उससे बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद अगले दिन उसने एक आरी और एक 300 लीटर का फ्रिज खरीदा। पूनावाला ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी और उसे धारदार चाकू चलाना आता था। उसने मांस काटने की 2 हफ्ते की ट्रेनिंग भी ली थी। कहा जा रहा है कि उसने अपनी इसी तकनीक का इस्तेमाल कर श्रद्धा के शव के टुकड़े किए। उन टुकड़ों को ब्लैक कलर की पॉलीथीन बैग में डालता है और पॉलीथीन बैग को रेफ्रिजरेटर में रख देता है। ये काम उसने कई घंटों तक किया, जिसके बाद वो थक चुका था। उसने जो भी बॉडी बची थी जिसके उसने टुकड़े नहीं किए थे, उस बॉडी को भी उसने रेफ्रिजरेटर में किसी तरीके से डाल दिया और फिर पूरे बाथरूम को उसने जो केमिकल्स खरीदे थे उनसे साफ़ किया और फिर खाना वगैरह खाया और सो गया। रात को 2 बजे उसकी नींद खुली, क्योंकि 2 बजे का उसने अलार्म लगाया हुआ था। 2 बजे वो उठा, उसने फ्रिज खोला, उसमें से जो ब्लैक पॉलीथीन थी जिसमें उसने टुकड़ों को डाला हुआ था उसे उसने बाहर निकाला और मार्केट से एक बड़ा बैग उसने लेकर आया था। उसमें उस पॉलीथीन को डाला और फिर मैलोली के जंगल में गया और फिर वहाँ पर उसने उस टुकड़ों को डाल दिया। वापस घर आया और फिर वो सो गया और यही काम वो रिपीट 5 जून तक करता रहा। हर रोज़ सुबह उठता, नाश्ता वगैरह करता, फ्रिज खोलता, बॉडी को निकालता, उसके टुकड़े करता, ब्लैक पॉलीथीन में डालता, उसे वापस रेफ्रिजरेटर में रख देता। रात को 2 बजे मैलोली के जंगल में जाता और टुकड़ों को डाल के वापस घर पर आ जाता था और सो जाता था। के प्रेमी और आरोपी आफताब ने दिल्ली में उसकी गला घोंटकर हत्या कर डाली। फिर 18 दिनों तक शव के छोटे छोटे टुकड़े करके मेहरौली के जंगलों में फेंकता रहा ताकि वो किसी की पकड़ में ही ना आ पाए। शव के टुकड़े करने का आइडिया आरोपी को अमेरिकन क्राइम सीरीज डेक्स्टर देकर आया था। और इस सब काम को करने के बीच में कई सारी चीज़ें हुई, जैसे कि कई बार बॉडी को काटते वक्त छुरी के फिसल जाने की वजह से उसे यहाँ पर चोट आई थी। तो वो डॉक्टर के पास भी गया था, डॉक्टर से पट्टा भी बंधवाया, वापस घर पर आया। लेकिन अब वो खाना नहीं बना पा रहा था, तो वो बाहर से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहा था, अपने घर के डोर पर डिलीवरी ले रहा था और उसे बिल्कुल भी डर नहीं था कि किसी को घर में से स्मेल आ जाएगी या फिर कोई घर में कुछ देख लेगा। तो वो डिलीवरी लेता था खाने की और फिर खाना खाता था और रात को सो जाता था। आपको पता होगा कि दिल्ली में मई के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वो बॉडी के बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े करता था ताकि जब वो मेहरौली के जंगल में टुकड़ों को फेंक कर आए तो गर्मी के कारण बॉडी जल्द से जल्द डिस्पोज हो जाए। तो उसने 4 जून तक पूरी बॉडी को ठिकाने लगा दिया था। सिर्फ श्रद्धा का जो शर था वो बच चुका था, जो कि उसने अभी तक फ्रिज में रखा हुआ था। इवन फ्रिज में उसने जो अपना रोज़ का खाना वगैरह होता था, फल फ्रूट और दूध, वो भी उसी में रखा हुआ था। तो रोज़ सुबह उसी फ्रिज में से वो दूध की बोतल निकालता था, जहाँ पर सामने ही उसने उसका शर पॉलीथीन में रखा हुआ था, यानी कि श्रद्धा का शर पॉलीथीन में रखा हुआ था। तो दूध निकालता, सुबह चाय बनाता, वो खाता, फ्रूट्स खाता। मतलब आप समझ सकते हो कि उसका दिमाग कैसा था कि जहाँ पर उसने बॉडी रखी थी वहाँ उसने खाने का सामान भी रखा था। तो 5 जून को वो आखिरकार श्रद्धा के शर को लेकर मेहरौली के जंगल में जाता है। वहाँ पर उसके सर पर केरोसिन डालता है और फिर शर को आग लगा देता है, ताकि अगर सर मिल भी जाए तो पता ना लगा पाए पुलिस कि ये सर किसका है। तो 5 जून तक उसने श्रद्धा की पूरी बॉडी को ठिकाने लगा दिया था। बाद में उसे हुआ कि अब बॉडी को तो ठिकाने लगा दिया है, क्यों ना एक बार अच्छे से पूरे घर को केमिकल से साफ़ किया जाए। तो उसने केमिकल से पूरे घर को अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो पूरी बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद आफताब वापस से एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। वो जून में एक बार मुंबई भी गया था। वहाँ जाकर उसने श्रद्धा के फ़ोन से अपने आप को कई सारे फेक मैसेजेस किए थे और फिर श्रद्धा का सिम कार्ड और फ़ोन तोड़कर कहीं पर डाल दिया था और फिर वापस से वो दिल्ली आ चुका था। अब आप सोच सकते हो कि मई में श्रद्धा मर चुकी थी और ये सारी बातें बाहर आते आते नवंबर आ चुका था, यानी कि पूरे 6 महीने बीत चुके थे। 6 महीने में उसकी पूरी बॉडी डिस्पोज हो चुकी थी। पुलिस वालों को कुछ भी पता नहीं लगा, कुछ भी सबूत नहीं मिला उसकी बॉडी का। इवन आफताब ने श्रद्धा के जो कपड़े थे उनको भी छोटा छोटा काट के अलग अलग जगहों पर डाल दिया था, ताकि अगर कपड़े मिल भी जाए तो वो पता नहीं लगा पाएंगे कि ये किसके हैं।
तो इस तरीके से 16 मई 2022 को आफताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया था। अब आपको लग रहा होगा कि आफताब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है तो उसे सज़ा भी मिल चुकी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये केस आज भी चल रहा है क्योंकि कोर्ट सबूत पर चलता है और पुलिस वालों के पास कोई भी सबूत नहीं है। सोचो, अगर आफताब ने पुलिस वालों के सामने ये सब कबूल कर लिया और उसने पुलिस वालों को कहा कि मैं कोर्ट में भी ये सारी चीज़ें कबूल कर लूँगा, लेकिन अगर उसे कोर्ट में ले जाते हैं और वो मना कर देता है कि पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती मेरे से ये सारी चीज़ें बुलवाई थी, तो फिर कोर्ट में ये केस नहीं चलेगा, यानी कि उसे सज़ा नहीं मिलेगी। और यही हुआ भी है कि जब उसकी पहली सुनवाई थी तब उसने मना कर दिया कोर्ट में कि उसने श्रद्धा के साथ कुछ भी नहीं किया। तो आज भी ये केस चल रहा है और आफताब को कोई भी सज़ा अभी तक कोर्ट में नहीं मिली है। तो ये था श्रद्धा वालकर का केस। आपके इस केस पर क्या विचार है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्राइम केस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।